आपको ठीक से बेटा थोड़ा ग्राफ, आज मैंने आपको इसका आंसर भेजा है, ठीक है। कल कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसमें, ठीक है, ड्रॉ करने में बोर्ड पे, तो उसको स्केल, प्रॉपर स्केल लेके बेटा ग्राफ पे ड्रॉ करना, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। आप लोग ग्राफ पे बना रहे हो स्टूडेंट्स? ये आपने जो लॉरेंज कर्व बनाया था, ग्राफ पे बनाया था? नो मैम। हाँ, तो ग्राफ पे बनाना तो एग्जैक्ट बनेगा। याद रखना कि अगर लॉरेंज कर्व देखो, अगर इस तरह है, मान लो दिस इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी, अगर आपका ये इस तरह आता है, इट मींस देयर इज ह्यूज वेरिएशन, मतलब इनइक्वालिटी ज्यादा है। अगर आपका ड्रॉ करने के बाद ये तो पता है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, ठीक है, तो दोनों को फिर प्लॉट करके अगर पास आता है, बहुत नियर, यानी वेरिएशंस कम है, लेकिन जब भी आएगा तो ये नियर अबाउट इसके पास में आएगा या इसके बहुत नजदीक या दूर आएगा, यानी किसी के आसपास में ये लाइन आपका बनेगा, बिकॉज़ इट शोज द वी हैव टू जज द, वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएशन इक्वालिटी में, और उस जो लॉरेंज कर्व है, ठीक है, जो वेरिएशन है, डिस्पर्सन, मतलब कितना डिस्पर्स है इक्वालिटी से, हम कितने दूर हैं, ये बताता है लॉरेंज कर्व, ठीक है। हाउ मच वेरिएशंस इज देयर, जैसे इनकम, अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं, कल हम लोग इनकम एंड वेल्थ पढ़ रहे थे, तो इक्वालिटी से इनकम और वेल्थ का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्पर्स है, कितना दूर है, कितने वेरिएशंस हैं, ठीक है, समझ गए? वो बनाना आ रहा था आप लोगों को बच्चों? देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो और हम ये इस तरह भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ये देखो, एक ये हो गया दिस टाइप, अब ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होगी, ठीक है। तो यू कैन यूज बोथ द पैटर्न, दोनों में से कोई भी, आइदर दिस और दो, मतलब दोनों तरफ से हम इस तरह से, ये भी आपको 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी आपको 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, दिस वन, ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये भी आपको 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, लाइन ऑफ इक्वालिटी, समझ गए? तो आप दोनों तरफ से, चाहे इस तरफ से लाइन ऑफ इक्वालिटी, चाहे इस तरफ से, डिस्पर्सन आपके इसी के करीब बनेगा, समझ में आ रहा है बच्चों? या फिर से बताना पड़ेगा? बताओ, बोल नहीं रहे हो तुम लोग आज? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, कल नहीं समझ में आया था उतना। बता दें, ठीक है, क्वेश्चन वही लेते हैं जहां तक हमने बना दिया था, एक बार बता दो, कैलकुलेशन वाला बता दो, बोलते जाओ, हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तक हो गया था ना? यस मैम। एनसीईआरटी बुक है तुम लोगों के पास क्या? चलो वही लेते हैं, छोड़ो, कल वाला बताओ तो, डेटा डेटा बता दो, इनकम था ना, यही क्वेश्चन था, इनकम वाला ना, एक्स हम इसको मानते हैं बच्चों। यस मैम, यही वाला था। तो ये एफ, यहाँ पे परसेंटेज पहले मिड पॉइंट, एक्स मिड पॉइंट, सी एफ ऑफ मिड पॉइंट, मिड वैल्यू का सी एफ, और देन परसेंटेज, ठीक है। फिर एफ के बाद इसका सी एफ, देन परसेंटेज। कल हम लोगों ने डेटा लेने का प्रैक्टिस किया, सी एफ एंड देन परसेंटेज ऑफ एफ, ठीक है, सी एफ ये लेना है हमें। एक बार बोल दो तो डेटा सारा दिखाई दे रहा है, विजिबल टू यू? दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा है? नो ये बताओ कैलकुलेशन भी बताएं या ग्राफ पे प्लॉट करना बताएं पॉइंट्स? बोल नहीं रहे हो?
ग्राफ बनाना, लॉरेंज कर्व बनाना बताएं या कैलकुलेशन भी बताएं? मैम सिर्फ ग्राफ। सिर्फ ग्राफ ना, ओके ठीक है, इसको बता देते हैं। ओके, वही हमें जा रहा है। देखो मैंने आपको कहा था ये मान लो ये इधर है, इस तरह से ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको कहा था कि इस तरह हम लेते हैं, यहाँ हम लेंगे नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नंबर ऑफ या एक्स एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पर्सन ही दिया था ना बेटा, क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ पर्सन यही था ना क्वेश्चन, यानी एफ, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम लेंगे, जनरली हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमेशा यहाँ लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यहाँ पे हम इनकम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम यहाँ नहीं, ठीक है। समझ गए बच्चों, ये समझ में आया? यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल ये मैंने साथ लिखा है वेरिएबल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्स मैं दिखा रही हूँ, ठीक है बेटा, सुन रहे हो? यस मैम। अब देखो जीरो, ये इसको प्रॉपर जरा ग्राफ पे लेना, प्रॉपर्टी अगर थोड़ा ये प्रॉपर्टी लिखना ना, अगर डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर का लेगा तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे, नीचे भी या ऊपर भी, और अगर 2 सेंटीमीटर का लेगा मतलब जितने का डिस्टेंस ले रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है? इज इट विजिबल स्टूडेंट? यस मैम। सेवेंटी 80 90 100, मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ गड़बड़ हो सकता है, आपको स्केल से लेना। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ ये जीरो है, ये जीरो है, इस यहाँ पे हम जो लेंगे 100, यहाँ से लेंगे 0 1 सॉरी 1 नहीं 10 20 30 40 50 60 70 80 और डिस्टेंस थोड़ा लेना है, यहां से 100 से लेंगे, देखो बेटा 100 के बाद यहाँ पीछे जाएंगे 90 80 70 60, देख रहे हो 50 40 और दूर लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस देकर डिस्टेंस देना, ये कहीं देकर डिस्टेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये हो गया 30 20 10, देन यहाँ पे और थोड़ा आगे जाओ 0, ठीक है, दैट इज समझ गए, इसका 0 से ये 100, ये देख रहे हो ना, और यहाँ 0 से 100, समझ गए बच्चों? यस मैम। अब क्या करेंगे हम, अनलाइनर्स बना लेंगे, सबसे क्या करेंगे 0 से 100 तक जोड़ देंगे, 0 से ये पॉइंट 100 का है और ये पॉइंट 0 का है, इसको स्केल से भी जोड़, स्केल से इसको जोड़ दो, ये हो गया स्केल से बिल्कुल बनाना, ये हो गया लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब लेंगे हम डेटा जो हमने सॉल्व किया था कल, क्या लेना है, परसेंटेज लेना है या मिड पॉइंट लेना है या सीएफ लेना है, क्या लेना है बच्चों? परसेंटेज लेना है, परसेंटेज लेना, परसेंटेज बताइए जरा बच्चों,
Yes, ma'am. परसेंटेज जरा बता दोगे क्या? इसका परसेंटेज बताओ, नंबर ऑफ इस इनकम का बताओ, इनकम का परसेंटेज बताओ, इनकम का कल निकाले थे ना, इनकम का परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज। बोलिए बोलिए तो, परसेंटेज बोलो ना। नहीं नोट किए हो क्या बच्चों? कल जो मैंने सॉल्व करवाया था क्वेश्चन, उसका परसेंटेज बोलिए इनकम का। पहला इनकम का, मंथली इनकम का परसेंटेज 4, हाँ 4 16, कितना 16, ओके 36, 36 ठीक है 64, बोलो 64, 64 ओके 100, कितना 100, अच्छा इतना ही था ठीक है इसका बोलो 16, ओके 36, 64. 64 Yes, ma'am. ओके 84. 100 ठीक है ना Yes, चलो ma'am. देखो हाँ अब हम क्या करेंगे हमने इनकम यहाँ लिया है इनकम कितना है 4 4 कहाँ होगा 0 से 10 के बीच में यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ठीक है इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो फ्रीक्वेंसी कितना है 16 है 16 हमारा यहाँ पे जाएगा 20 और इसके बीच में कहीं पे भी जाएगा है ना सो लाइक दिस देखो हम ऐसे लेके चल रहे हैं ये 50 अगर 50 मान लो तो यहाँ से जरा सा आगे होगा लाइक दिस एक पॉइंट ये होगा ठीक है यहाँ पे हमने क्या लिया है 4 और 16 4 16 ऐसे लेंगे दूसरा पॉइंट बताओ समझ में आ रहा है पहला पॉइंट यहाँ बना देखो ये 15 से ये तुम्हारा 20 के बाद 15 यहाँ होगा ना इससे थोड़ा सा आगे हम लिए है यहाँ पे ये ठीक है ये तुम्हारा 4 देखो 0 से 10 के बीच में 5 मल्टीप्लाई होगा और थोड़ा सा और नीचे होगा तो हमने इस चीज को यहां से लिया है इसको ये पहला पॉइंट बना 4 एंड 16 दूसरा पॉइंट कहां बनेगा दूसरा है 16 इनकम का 16 इनकम का 16 कहां होगा यहां होगा इनकम का 16 यहां से स्टार्ट होगा लगभग 16 और ये 36 होगा लगभग यहां पे होगा तो इनकम का 36 और इसका 16 दूसरा पॉइंट हमारा जो बना वो यहां पे बनेगा ठीक है 36 दूसरा पॉइंट यहां बन गया क्या किया हमने 16 और 36 16 36 ठीक है दूसरा पॉइंट यहां बन गया देख रहे हो बच्चों पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट पहले इनकम का 36 इनकम का 36 तो यहां आएगा 36 मुझे समझ में आ रहा है 36 इनकम का और इसका 64 तो 64 और यहां 36 और 64 लगभग यहां आएगा नहीं आएगा ये तुम्हारा हो गया ये आ गया तुम्हारा 36 ये पॉइंट 36 64 नेक्स्ट और बोलो फिर 64 इनकम का 64 कहां आएगा कहां आएगा इनकम का 64 और इसका 84 कहां आएगा लगभग कहां आएगा समझ में आ रहा है क्या ये 64 और
84। 84। हाँ, उसके बाद 100, दोनों का 100, इसका भी 100 और इसका भी 100, 100 आएगा समझ में? यस मैम। अब ये सारा पॉइंट को यहाँ से हम जोड़ देंगे। पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ तक आएगा, फिर हम इसको रेफरेंस से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज द, ये क्या कहलाएगा? लॉरेंज कर्व। ये होगा, इसको कहेंगे लाइन ऑफ इक्वालिटी या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी, और ये कहलाएगा लॉरेंज कर्व। दिस इज लॉरेंज कर्व। अब देख लो बेटा, यहाँ इनकम इनइक्वालिटीज है या नहीं है? डिस्पर्सन है ना इक्वालिटी में? यस मैम। अब बनाना आ गया, बना लोगे? यस मैम। ठीक है, बनाओ इसको। ग्राफ पेपर में बनाना। देखो यहां से ना स्केल नहीं लेने से थोड़ा दिक्कत आ गई, स्केल से नहीं लेने से, और इसको हमेशा रफ एंड ही बनाना है। इसको स्केल से बनाओगे लाइन ऑफ इक्वालिटी को, और इसको रफ एंड बनाओगे, फ्री हैंड से बनाओगे। फ्री हैंड से लॉरेंज कर्व बनाना है और लाइन ऑफ इक्वालिटी को स्केल से बनाना है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। ऐसे मैंने इसका इंपॉर्टेंस लिखवा दिया था बेटा, लॉरेंज कर्व का इंपॉर्टेंस लिखवाया था बेटा, लॉरेंज कर्व का। एक काम करो, इसका थोड़ा मेरिट और डिमेरिट्स लिख लो। ये बना लिया, बन गया सबका? यस मैम। ठीक है, अब इसका थोड़ा मेरिट एंड डिमेरिट लिख लो, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, दैट इज कोरिलेशन ना, उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी आज मैं। पहले मेरिट एंड डिमेरिट लिख लो, बोले? आर यू राइटिंग स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, राइट डाउन। पहले लिखो मेरिट ऑफ लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व लिखो is attractive. Lorentz curve is attractive and gives a Lorentz curve is attractive and gives a rough idea of extent of dispersion. लिख लिया बेटा? यस मैम। Next लिखो, with the help of Lorentz curve, it becomes easy to compare two or more series. With the help of Lorentz curve, it becomes easy to compare two or more series. अभी हम लोग दो या दो, हाँ कभी कभी दो लॉरेंज कर्व भी बनाने के लिए आ जाता है बेटा। जैसे हमने एक बनाया ना, उसी प्रोसेस से दो बनेगा। मान लो एक और बनता तो उसके करीब होता, पास में होता, मतलब कि दोनों सीरीज के बीच में जो डिस्पर्सन है वो काफी कम है, मतलब वेरिएशन दो के बीच में है, एक पास है और एक दूर है। तो कभी कभी एक साथ दो लॉरेंज कर्व भी बनाने आ जाता है। ठीक है, तुम लोगों को नहीं आएगा लेकिन आता है आगे बड़े क्लासेस में। चलो लिख लिया, इट लॉरेंज कर्व becomes easy to compare two or more series। हो गया बेटा, ये था मेरिट। अब लिखो डिमेरिट। लिखो, Lorentz curve gives only relative ideas of the dispersion. It do not, लिख रहे हो बेटा? Lorentz curve gives only relative idea of dispersion as it compared with the line of
as it compared with the line of equal distribution, compared with the line of equal distribution. Next लिखो, it does not provide us any numerical value. लिख लिया? It does not provide us any numerical value of the variability. It does not provide any numerical value of the variability. एक और लिख लो, the method of drawing Lorentz curve is very difficult. The method of drawing Lorentz curve is very difficult. Time taking है. The method of drawing Lorentz curve is very difficult. Have you written, students? लिख लिया? Yes, ma'am. Written. Okay. एक बार देख लो, बन जाएगा लॉरेंज कर्व? लॉरेंज कर्व बन जाएगा? कैसे बनाना है? इस तरह ही बनाओ तुम लोग, यहाँ 0 से 100 लो, यहाँ उल्टा चलो, ठीक है? ऐसे बनाओ, तुमको आसान होगा बनाना। नेक्स्ट, जो चैप्टर पढ़ना है वो है कोरिलेशन। स्टार्ट कर दें बच्चों? आज मेरा मन यही था पढ़ाने का, स्टार्ट। मैं आज इसी के लिए सोच के रखा था कि मैं कोरिलेशन पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई डाउट होगा जरूर लॉरेंज कर्व में, इसलिए मैंने बता दिया। चलो, अब कोई डाउट नहीं ना है लॉरेंज कर्व में बच्चों? No, ma'am. No, सबको ma'am. बनाना? बाकी लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, सिर्फ नितेश जगवानी का आवाज आ रहा है। गर्ल्स में, गर्ल्स, खुशी बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, कोरिलेशन। देखो बेटा, कोरिलेशन जैसा कि नाम ही बता रहा है, कोरिलेशन मतलब दो लोगों के बीच में संबंध। इसको हिंदी में कहा जाता है सहसंबंध, यानी दो लोगों के बीच में रिलेशन, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, ठीक है? और ये रिलेशन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, कोरिलेशन मे बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे आप पहले पढ़ चुके हो माइक्रो में ही, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें आपने प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन देखा है? पढ़ते हो ना, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पढ़े हो ना? तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, मतलब रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, ठीक है? नेगेटिव रिलेशन है। डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। सिमिलर इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये कौन? दिस लॉ ऑफ सप्लाई आल्सो हैविंग shows relation, but it is positive relation. So correlation may be of negative, positive or no correlation. अब नो कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन का तो मैंने आपको बता दिया। नो कोरिलेशन है अगर मैं कहूंगी कोई भी ऐसा बात जिसे कोई मतलब ही नहीं हो, जैसे हाँ, ये हो सकता है तुम लोग का मार्क्स गिरेगा तो किसानों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इज देयर एनी कोरिलेशन? तुम लोग का मार्क्स अगर गिरेगा तो फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इज देयर एनी रिलेशन? No, ma'am. नो। तो इसको कहते हैं नो कोरिलेशन, दोनों में कोई संबंध नहीं। लेकिन अगर हम कहेंगे टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट करेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन घटेगा, तो ये क्या हो गया? देयर इज रिलेशन। कौन सा रिलेशन? टेम्परेचर घट रहा है और प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोडक्शन भी घट रहा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन। तो क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेट इज फेवरेबल, पॉजिटिव रिलेशन है। तो पॉजिटिव रिलेशन तब होता है व्हेन बोथ द वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। x और y, x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों, जैसे मान लो 1 1 2 2 3, इस तरह मान लो ये 1 है,
1 2 3 4 5 और ये बढ़ रहा है मान लो 2 4 6 8 10। कैसा रिलेशन दिख रहा है दोनों में? बोलो ये कैसा रिलेशन है दिख रहा है बच्चों? बोथ आर इंक्रीजिंग। ये भी बढ़ रहा है, x is increasing and y is also increasing. It means positive correlation. कौन सा correlation है? Positive correlation. हाँ, और अगर उल्टा होता, जैसे मान लो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे ये मान लो यहाँ लेते हैं 50 60 70 80 90, ठीक है? यहाँ होता 10 8 6 5 3। ये क्या हो रहा है? कौन सा रिलेशन है? ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? तो ये नेगेटिव रिलेशन है। तो कोरिलेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसी चीज को तुम्हारा यहाँ पे बताया हुआ है। नॉट टेक आउट योर कॉपी, थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ। राइट डाउन द टॉपिक, लिखो, हेडिंग डालो, स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग डाल लो बेटा। डाल लिया सबने बच्चों? Yes, ma'am. Done. Okay, write down. Correlation is a statistical tool. लिखो इसका definition. Correlation is a statistical tool which studies the correlation is correlation की spelling आती है ना? बुक में लिखा है, आपका बुक में CORRELATION correlation. Correlation is a statistical tool which studies the relationship between two variables, which shows the relationship between two variables. अभी रिलेशन कैसे होता है देखो, क्यों मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन? अगर एक पे कुछ असर करे एक और उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नजर आए, एक पे चेंज का असर दूसरे पे नजर आए, तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। इट मींस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लिखो, whenever variables are so related, दूसरा पॉइंट लिखो, whenever two variables are so related that a change in one variable results in direct or inverse change on other variable. Results in direct or inverse change in other variable. जैसे आज आपको पता है, आज 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है, यूनियन बजट। फाइनेंस मिनिस्टर आज बजट पेश करेंगे। अगर टाइम मिले तो तुम लोग बजट जरूर देखना। बजट का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? पड़ता है। Yes, ma'am. आज देखना शेयर मार्केट पे भी पड़ेगा। अगर बजट फेवरेबल होगा शेयर मार्केट भागेगा, बजट नेगेटिव हो जाएगा तो शेयर मार्केट गिरेगा। तो ऑफ कोर्स तो रिलेशन है कि नहीं है? है ना? मतलब अगर किसी भी दो वेरिएबल्स में अगर एक पे होने वाले चेंज का असर दूसरे में नजर आए, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, लिख लिया 2 पॉइंट्स बच्चों? मैम सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए ना। सेकंड पॉइंट बोल रही हूँ ना, लिखो, whenever two variables are so related, that a change in one results in direct or inverse change in the other. Results in a direct or inverse, direct मतलब पॉजिटिव,
और इनवर्स मतलब नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हो। रिजल्ट्स इन डायरेक्ट और इनवर्स चेंज इन अदर। हो गया बेटा? Yes, ma'am. डायरेक्ट और इनवर्स चेंज इन अदर लिख लिए? Yes, ma'am. बच्चों Done. ओके, नेक्स्ट अब लिखो क्यों पढ़ते हैं हम कोरिलेशन। लिखो इंपॉर्टेंस, लिखो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, क्यों पढ़ते हैं हम कोरिलेशन? देखो कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है ये जानने के लिए कितने एक्सटेंड तक कितना असर करता है एक का चेंज दूसरे के ऊपर, ये जानने के लिए हमें कोरिलेशन पढ़ते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस आते हैं उसको फैसिलिटेट करने में, उसको सॉल्व करने में ये हमारा हेल्प करता है। लिख लो द कोरिलेशन हेल्प, लिखो द कोरिलेशन कोफिशिएंट हेल्प, द कोरिलेशन कोफिशिएंट हेल्प्स इन measuring the extent of, helps in measuring the extent of relationship between, helps in measuring two variables in one figure, two variables in one figure। एक ही फिगर से हमें दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पता चल जाता है कि कितना एक्सटेंशन, मतलब कितना जो रिलेशन है वो कितना, आप आगे टाइप से पढ़ोगे पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा एक्सटेंट भी पता चलेगा, 0.5 है कि 0.75 है कि 1 है, ठीक है। ये हमेशा जो कोरिलेशन का जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमेशा 1, -1 और +1 के बीच, 0 to 1 के बीच में आता है, ठीक है, माइनस प्लस में। लिख लिया बेटा? extent of relationship between two variables in one figure, समझ गए? Yes, sir. Yes, ओके ma'am. नेक्स्ट लिखो। हाँ नेक्स्ट लिखो कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस facilitates understanding of economic behavior, understanding of economic behavior जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और क्या कैसा बिहेव करता है, प्राइस के साथ डिमांड कैसे बिहेव करता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो इकोनॉमिकल समझ रहे हो? तो यहाँ पे इकोनॉमिक बिहेवियर को समझना कोरिलेशन से आसान हो जाता है, ठीक है। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Okay, write down the types of correlation. Types of correlation लिखो। आऊंगी आज सिर्फ टाइप्स लिख लो। पॉजिटिव कोरिलेशन, when two variables move in same direction, when two variables move in same direction, एग्जाम्पल में लिख लेना लॉ ऑफ सप्लाई, when two variables moves in same direction, लिख लिया बेटा? इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है, तुम्हारा हाइट और तुम्हारा एज, बच्चों का एज और हाइट एज बढ़ता है तो हाइट भी बढ़ता है ना, चिल्ड्रंस का, बच्चों। Yes, ma'am. चिल्ड्रंस एज एंड हाइट, और वेट भी हो सकता है।
भी बढ़ेगा, ये भी एग्जांपल है। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो तुम लोग इकोनॉमिकली पढ़े हो, सप्लाई, और एग्जांपल लिख लेना सप्लाई एंड प्राइस। Price. एग्जांपल में लिख लो सप्लाई एंड प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव कोरिलेशन, when two variables moves in opposite direction। नेगेटिव कोरिलेशन दूसरा पॉइंट, दूसरा टाइप नेगेटिव कोरिलेशन, when two variables moves in opposite direction, when two variables moves in opposite direction, it means when one increases other decreases, it means when one increases other decreases। एग्जाम्पल लिख लो प्राइस एंड डिमांड, प्राइस Yes, एंड yes. डिमांड ऑफ द कमोडिटी।